जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, चूँकि आपकी परीक्षाएं फरवरी माह में होने वाली हैं, तो इसलिए आप अपने स्वास्थ्य का पूरी तरीके से ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आप अपनी पढ़ाई में काफ़ी अच्छे तरीके से मन लगा पाएंगे। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में जो विज्ञान कक्षा 10वीं की है उसका जो महत्वपूर्ण पाठ है अध्याय 6 नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर जिन विद्यार्थियों के द्वारा अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको मिलने वाले जो नोटिफिकेशन है वो आपको सर्वप्रथम मिल सकेंगे। तो बच्चों इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नियंत्रण एवं समन्वय। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है कक्षा 10 विज्ञान से, और जितने भी हिंदी माध्यम के विद्यार्थी इस चैनल को देख रहे हैं तो उनसे मेरा यही कहना है कि आप मन लगाकर पढ़ाई करिए, और इस चैनल पर जो भी आपको बताया जा रहा है अगर उसके मार्गदर्शन में आप पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे नंबर विज्ञान में आ जाएंगे। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं नियंत्रण एवं समन्वय। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसके माध्यम से मैं आपको कुछ इसमें पारिभाषिक रूप से आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि आप देखिए इसमें कि बहुकोशिकीय जीवों में नियंत्रण एवं समन्वय बनाए रखने के लिए तंत्रिका तंत्र एवं हार्मोनल तंत्र होते हैं। कौन कौन से तंत्र होते हैं बच्चों? तंत्रिका तंत्र और हार्मोनल तंत्र होते हैं। तो बहुकोशिकीय जीव का मतलब ऐसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो उनके शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय बनाए रखने के लिए तंत्रिका तंत्र और हार्मोनल तंत्र होते हैं। इसके बाद आगे देखिए बच्चों, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, इन दोनों तंत्रों द्वारा शरीर में बाह्य व आंतरिक वातावरण में समन्वय स्थापित किया जाता है। किसके द्वारा? तंत्रिका तंत्र के द्वारा और हार्मोनल तंत्र के द्वारा बाह्य और आंतरिक वातावरण में समन्वय स्थापित किया जाता है। तो किस प्रकार से वो हम आगे देखेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट में आप देखिए, तंत्रिका तंत्र केवल जंतुओं में पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र जो होता है वो केवल जंतुओं में पाया जाता है, पौधों में नहीं पाया जाता। जबकि हार्मोनल तंत्र या जिसको अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं, ये जंतुओं व पौधों दोनों में पाया जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, जंतुओं में तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। तो अब हमको बच्चों पढ़ना है जंतुओं में तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय किस प्रकार से ये किया जाता है। तो नियंत्रण एवं समन्वय का मतलब, जो हम लोग अगर अपनी भाषा में समझें इसको, तो समन्वय का मतलब बच्चों होता है तालमेल और नियंत्रण, किसी भी चीज़ पर नियंत्रण रखना और तालमेल रखना। जिस प्रकार से जैसे किसी मोटरसाइकिल वाहन जो चलाता है, तो उस चलाने के दौरान वो अपनी मोटरसाइकिल पर नियंत्रण रखता है कि उसकी जो मोटरसाइकिल चल रही है वो सही दिशा में, सही स्थिति में चलती रहे। इसके लिए वो समन्वय अपने मस्तिष्क के द्वारा, और जो मेरु रज्जु होती है उसकी मस्तिष्क और मेरु रज्जु के माध्यम से वह उसमें समन्वय स्थापित करता रहता है कि उसको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो इस प्रकार से नियंत्रण एवं समन्वय दोनों का मिला जुला जो संयोग है, उसके माध्यम से वो अपनी मोटरसाइकिल को काफ़ी अच्छे तरीके से गति देता रहता है। तो इस प्रकार अभी आपने और भी कई उदाहरण देखे होंगे, जैसे कि जो पौधा होता है, जब हम बीज को लगाते हैं पृथ्वी में, तो वो बीज अंकुरित होकर शिशु पौधा, और शिशु पौधा से वो जो वयस्क पौधा बनता है। तो उसके बीच में जो उसकी जो ग्रोथ होती है, तो उस ग्रोथ के लिए भी कुछ नियंत्रण होता है कि उसकी ग्रोथ किस सीमा तक होगी, किस सीमा तक नहीं होगी। तो ये भी उसका एक नियंत्रण एवं समन्वय के रूप में समझ सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग जंतुओं के बारे में चूँकि हमको समझना है, तो आप देखिए इसमें जंतुओं में तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, इसमें हम देखेंगे बच्चों
कि जो जंतुओं में यह नियंत्रण तथा समन्वय तंत्रिका तंत्र तथा पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तंत्रिका तंत्र और पेशी ऊतक द्वारा जंतुओं में यह नियंत्रण एवं समन्वय की कार्रवाई की जाती है। इसके पश्चात जो मुख्य इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, जिसको हम लोग कहते हैं तंत्रिका तंत्र, ये आपको पूछ सकते हैं 2 नंबर में कि तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो इसमें आप बहुत ही सरल तरीके से आप परिभाषा लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि प्राणियों में सोचने, समझने और किसी वस्तु को याद रखने, क्या लिखा है बच्चों? प्राणियों में सोचने, समझने और किसी वस्तु को याद रखने के साथ साथ शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में समन्वय और संतुलन स्थापित करके नियंत्रण बनाए रखने वाला तंत्र, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग बच्चों? तंत्रिका तंत्र के नाम से जानते हैं। तो बहुत ही सरल और आपको एक बार में समझ में आ जाने वाली परिभाषा आपके सामने लिखी है स्क्रीन पर। मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। प्राणियों में सोचना, समझना और किसी वस्तु को याद रखना के साथ साथ शरीर के जो विभिन्न अंग हैं आपके, उनमें समन्वय यानी तालमेल बैठाए रखना और संतुलन स्थापित करके जो नियंत्रण बनाए रखा जाता है, उसी को हम लोग तंत्रिका तंत्र के नाम से जानते हैं। तो ये बहुत अच्छी परिभाषा है जो आप आराम से लिख सकते हैं। इसके पश्चात बच्चों हम लोग देखेंगे जो तंत्रिका तंत्र होता है इसका क्या क्या काम है। देखिए, जो तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं, जिसको हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग द्वारा, किसके द्वारा? विद्युत आवेग द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। क्या लिखा है बच्चों? जो तंत्रिका तंत्र है वह तंत्रिका कोशिकाओं, जिसको हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं, के एक संगठित जाल का बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। ये किसका काम है? न्यूरॉन का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग अलग से इसकी संरचना पढ़ेंगे न्यूरॉन की, तब मैं आपको वहाँ बताऊंगा कि एक न्यूरॉन की संरचना किस प्रकार से होती है, जो कि है बच्चों क्या? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसका चित्र भी आ जाता है। कक्षा 10 विज्ञान का काफ़ी महत्वपूर्ण चित्र है और काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है कि तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का सचित्र वर्णन कीजिए। तो बच्चों आप देखिए, सबसे पहले ये क्या होता है। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक, क्या लिखा है बच्चों? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो किसकी है ये? तंत्रिका तंत्र की। तंत्रिका तंत्र कई तंत्रों से, कई संरचनाओं से मिलकर बना होता है, लेकिन उसमें जो मेन संरचना है, मेन यूनिट है, वो क्या है बच्चों? न्यूरॉन। मैं आपको ऐसा बताऊं, जैसे कि आप देखते हैं जो भी हम लोग घरों में जो दीवार बनाते हैं, तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं बच्चों? ईंटों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ईंटों का। और ईंटों को बीच में जोड़ने के लिए हम लोग सीमेंट का जो मसाला होता है वो तैयार किया जाता है और इसमें काफ़ी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। तो इसको बनाने के लिए कई चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं दीवार को बनाने के लिए, लेकिन इसमें मुख्य चीज़ क्या है बच्चों? ईंट है। तो जो ईंट है वो दीवार की यूनिट है, इकाई है। तो इसी प्रकार से जो तंत्रिका तंत्र का जो मेन यूनिट है वो है उसकी न्यूरॉन। तो इसीलिए लिखा हुआ है यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इसके बाद आप देखिए, इसका जो चित्र है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बहुत ही सरल तरीके से मैंने इस चित्र को बनाया है, जिसको आप भी बना सकते हैं। तो इसमें आप देखिए, ये तंत्रिका कोशिका का एक चित्र है, जिसमें आप देखेंगे को जो मुख्य नाम होते हैं वो आपको इसमें लिखना है। ये जो आप देख रहे हैं आगे का जो ये सिरा है और ये अंतिम सिरा है और ये आगे का सिरा है। तो जो आगे का सिरा होता है उसके बीचों बीच में होता है बच्चों केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। इस केंद्रक के चारों तरफ जो कोशिका की जो संरचना है, इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका काय या सेल बॉडी। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेल बॉडी। क्या बोलते हैं? सेल बॉडी। और इस सेल बॉडी से पतली पतली धागे नुमा संरचनाएं निकली होती हैं, जिसको हम लोग द्रुमिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? द्रुमिका। और इंग्लिश में इसको डेंड्राइट्स के नाम से जाना जाता है। डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स।
तो ये सेल बॉडी, ये हो गई डेंड्राइट्स। और जो सेल बॉडी से जो डेंड्राइट्स निकलती हैं यानी जो द्रुमिका निकलती हैं, ये जो हमारी सेल बॉडी है ये पीछे की ओर अंतिम सिरे तक जुड़ी होती है जी, जैसे आप देख पा रहे होंगे। और अंतिम सिरे पर भी जो डेंड्राइट्स हैं वो पाई जाती हैं, जैसे ये बनी हुई है। अब अंतिम सिरा और जो आगे का सिरा, इसके जो बीच का हिस्सा है, ये आप जो देख रहे हैं जिसमें ये ब्लॉक्स बने हैं नारंगी कलर के, इसको हम लोग बच्चों तंत्रिकाक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? और इस तंत्रिकाक्ष को इंग्लिश में एक्सॉन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? एक्सॉन। तो अंग्रेजी नाम भी जानना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में अंग्रेजी नाम से भी पूछ लेते हैं तो आप लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो ये हो गया बच्चों कोशिका काय, ये हो गई द्रुमिका, और ये होगा बीच का तंत्रिकाक्ष, और ये हो गया तंत्रिका का अंतिम शिरा। तो ये एक संरचना है न्यूरॉन की, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन की एक तंत्रिका कोशिका की संरचना। अब बच्चों यहाँ पर इसका जो वर्णन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो द्रुमिका है इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? कोशिका काय से निकलने वाली, क्या लिख रहे हैं बच्चों इसमें? कोशिका काय से, इसमें हम लोग लिख रहे हैं कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी संरचनाएं। कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी संरचनाएं जो वातावरण से सूचना प्राप्त करती हैं और हमारे शरीर में उन सूचनाओं को उद्दीपन के रूप में भेजा जाता है। तो ये द्रुमिका जो है उसका ये काम है, ये आप देख रहे हैं ये, ठीक है। इनका संबंध संवेदी अंगों से यानी ग्राही अंगों से होता है, और जो उद्दीपन होते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा अभी कि किस प्रकार से ये क्रिया होती है। इसके पश्चात बच्चों आप देखिए कोशिका काय, ये जो आप ये देख रहे हैं ये अंदर का जो हिस्सा, ये पूरी बॉडी, इसको बोलते हैं कोशिका काय। तो इसके माध्यम से प्राप्त सूचनाएं, जो सूचनाएं द्रुमिका से प्राप्त हुई हैं, और इसके माध्यम से जो सूचनाएं हैं वो विद्युत आवेग के रूप में, किस आवेग के रूप में? विद्युत आवेग के रूप में आगे चलती हैं। इसके बाद आगे देखिए, अब जो तंत्रिकाक्ष है यानी एक्सॉन है वो क्या करता है? यह सूचना जो प्राप्त हुई है विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरी न्यूरॉन की द्रुमिका तक ले जाता है। यानी ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये है कोशिका, जो न्यूरॉन है उसका अंतिम सिरा। जस्ट इसी के बाद से बीच में एक रिक्त स्थान होता है, यहाँ से दूसरी जो कोशिका है वो स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो इसकी जो सूचना है वो इस दूसरी वाली जो तंत्रिका कोशिका है उसको दे दी जाती है। इसके पश्चात आप देखेंगे जो अगला है पॉइंट, सिनेप्स, जिसको अंतर्ग्रथन कहते हैं। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में, खाली स्थान में, जोड़ी में, सही विकल्प में, कहीं ना कहीं आपको ये प्रश्न मिलेगा जरूर। और ये बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार पूछा भी गया है कि सिनेप्स क्या होता है। तो आपको खाली स्थान में पूछ लेते हैं कभी कभी, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली स्थान होता है उसको हम लोग बच्चों सिनेप्स या अंतर्ग्रथन कहते हैं। जैसे आप चित्र में आप देखेंगे कि ये एक पूरी तंत्रिका कोशिका है, इसके बीच में यहाँ पर खाली स्थान है, फिर यहाँ से दूसरी तंत्रिका कोशिका जो शुरू होगी, तो इन दोनों के बीच का जो खाली स्थान होगा उसको हम लोग बच्चों सिनेप्स के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग अंतर्ग्रथन के नाम से भी जानते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। इसके बाद बच्चों आप देखिए तंत्रिका तंत्र के कार्य, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तंत्रिका तंत्र के कार्य क्या होते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि तंत्रिका तंत्र के कार्य, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो शरीर की सभी क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण करना, वो किसका काम है? तंत्रिका तंत्र का। इसके बाद आप देखिए प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा शरीर की रक्षा करना, किसके द्वारा बच्चों? प्रतिवर्ती क्रिया। अब ये प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, मैं इसी जो आपको ये वीडियो है इसमें मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा प्रतिवर्ती क्रिया, तो उसमें मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से ये शरीर की रक्षा करने में सहायक होती है। इसके पश्चात अगला है बच्चों संवेदी अंगों द्वारा सूचनाओं को प्राप्त करना, यह भी तंत्रिका तंत्र का एक प्रमुख कार्य है। इसके बाद आप देखिए शरीर के सभी ऊतकों व अंगों में समन्वय स्थापित करना, यह भी एक तंत्रिका तंत्र का महत्वपूर्ण कार्य है। उसके बाद आप देखेंगे आंतरिक वातावरण का नियंत्रण करना, यह भी तंत्रिका तंत्र का एक काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य है। इस प्रकार 5 कार्य मैंने आपको बताए जो कि तंत्रिका तंत्र द्वारा किए जाने वाले काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यों की सूची में शामिल किए जाते हैं। तंत्रिका तंत्र की कोशिका या न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। उद्दीपन क्या होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि इस पाठ का जो बेस है वो है
उद्दीपन, ग्राही अंग, जब तक आपको इसके बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक आपको आगे की जो क्रिया है वो समझ में नहीं आएंगी। तो आप देखिए उद्दीपन क्या होता है। तो सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप अनुक्रिया करते हैं। तो क्या लिखा है बच्चों, सभी सजीव जो प्राणी हैं वह अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप अनुक्रिया करते हैं। जैसे जब सर्दियों का मौसम आता है तो जो सजीव लोग होते हैं जैसे मनुष्य है तो अपने अंदर क्या परिवर्तन करता है, यानी वो जो धूप होती है उसके पास जाना पसंद करता है, गर्म कपड़े पहनना पसंद करता है। तो इस प्रकार से वो अनुक्रिया देता है, यानी अपने रिस्पॉन्स देता है। और जब गर्मियों का मौसम आता है तो वह धूप में जाना पसंद नहीं करता है, वो ठंडी जगहों पर जाना पसंद करता है, ठीक है, और हल्के फुल्के कपड़े पहनना पसंद करता है। इसी प्रकार से अनेक अनुक्रियाएँ होती हैं। इसी प्रकार जो जीव जंतु होते हैं वो भी अपनी अनुक्रियाएँ देते हैं। तो इस प्रकार आगे आप देखिए, इसमें पर्यावरण में हो रहे ये परिवर्तन, जो पर्यावरण में परिवर्तन होते हैं जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं वो बच्चों कहलाता है उद्दीपन। क्या कहलाता है? उद्दीपन कहलाता है। उद्दीपन कई प्रकार से हो सकते हैं और वो मैं आपको आगे बताऊंगा अभी किस प्रकार से ये होते हैं। देखिए आगे देखिए, इसमें जो उदाहरण है, प्रकाश का उद्दीपन हो सकता है, ऊष्मा के द्वारा उद्दीपन हो सकता है, ध्वनि के द्वारा हो सकता है, सुगंध के रूप में हो सकता है, स्पर्श के रूप में हो सकता है आदि। तो ये कई प्रकार के उद्दीपन है जो मैंने आपको इसमें बताया। जैसे प्रकाश है तो प्रकाश के द्वारा भी किसी किसी की जो सूर्य के प्रकाश में जाने पर आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। ऊष्मा ताप के द्वारा जैसे किसी का ताप, किसी को गर्म पानी में हाथ डालते हैं तो वो उसके द्वारा जो उद्दीपन हो उसको प्राप्त होता है, जिससे वो खोलते हुए पानी में अगर उसका हाथ चला जाता है या उंगली चली जाती है तो वो रिस्पॉन्स देता है उद्दीपन के रूप में, हाथ को पीछे हटा लेता है। ध्वनि के रूप में अगर बहुत तेज आवाज़ होती है तो उसका रिस्पॉन्स में उसका मुंह खुल जाता है, डर जाता है। सुगंध के रूप में जब अच्छी सुगंध आती है तो वो रिस्पॉन्स देता है अपने चेहरे से कि वाह क्या खुशबू आ रही है। और उसी प्रकार की जब कोई खराब तरीके से उसको इस गंध आती है तो वो उस प्रकार का रिस्पॉन्स देता है। इसी प्रकार टच यानी स्पर्श का भी अपने आप में एक उद्दीपन के रूप में ये भी कार्य होता है। तो इस प्रकार कई प्रकार के जो ये उद्दीपन हैं ये पर्यावरण में जो परिवर्तन होते हैं उसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया के द्वारा बताते हैं। इसके पश्चात आप आगे देखिए कि जो पौधे होते हैं, पौधे एवं जंतु अलग अलग प्रकार से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। कौन कौन बच्चों? पौधे एवं जंतु अलग अलग प्रकार से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। अब हमको आपको पढ़ाना है ग्राही। ग्राही क्या होता है? जो उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जब आपको नहीं पता होंगे तो आप उद्दीपन को नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए बच्चों, ग्राही क्या होते हैं? ग्राही जो होते हैं, ग्राही तंत्रिका कोशिका के विशिष्टीकृत सिरे होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन के विशिष्टीकृत सिरे होते हैं जो वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं। ये ग्राही हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? ज्ञानेंद्रियों में। जैसे क्वेश्चन आ जाए आपको विकल्प में कि ग्राही खाली स्थान में स्थित होते हैं, तो ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? ज्ञानेंद्रियों में। अब ग्राही अंग कौन कौन से होते हैं वो आप देखिए। जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ग्राही अंग होते हैं आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। और इनके द्वारा जो उद्दीपन ग्रहण किए जाते हैं वो आप देखिए क्या क्या हो सकते हैं। जैसे आप देखिए, आप चित्र में आँख प्रकाशग्राही यानी देखना, ये उद्दीपन को ग्रहण करता है। नाक जो ग्रहणग्राही है, ये गंध का पता लगाने के उद्दीपन को ग्रहण करता है। कान सुनने, शरीर के संतुलन का काम करता है। जीभ रस संवेदी ग्राही यानी स्वाद का पता लगाता है। और जो त्वचा है तापग्राही यानी गर्म व ठंडा या स्पर्श आदि का जो उद्दीपन है उसको ग्रहण करने का काम करता है। इसीलिए इस प्रकार से आपने देखा हमारे जो बॉडी है उसमें 5 प्रकार के ये मुख्य संवेदी अंग हैं, यानी इनको ग्राही अंग भी कहते हैं, रिसेप्टर ऑर्गन्स कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा इसमें उद्दीपन और ग्राही अंगों के बारे में मैंने आपको इसमें बताया। महत्वपूर्ण जो टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रतिवर्ती क्रिया
और इसके पश्चात जो अगला जो टॉपिक है मानव मस्तिष्क, उसको लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद है ये जो मैंने आपको जो नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में इसमें मैंने आपको पढ़ाया, आपको पूर्णतः समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को आप दोबारा देखिए, जिससे आपको जो भी डाउट रह गए हों वो आपको क्लियर हो जाएंगे, और जो कुछ भी डाउट आपके ना क्लियर हों वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिससे मैं आपको वहां पर उसके उत्तर दे दूंगा। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और बहुत 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 अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलेंगे नए वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।